हैं कि उसमें स्ट्रक्चरल अल्टरेशन क्या हो रही हैं सेल में डिजीज़ की वजह से, और फिर ये देखते हैं कि फंक्शनल चेंजेस क्या आ रही हैं। कॉज को हम एटियोलॉजी कहते हैं, वो दो तरह की हो सकती हैं। इनहेरिटेड कॉजेज हो सकते हैं, जेनेटिक, और एक्वायर्ड हो सकती है जिसमें इन्फेक्शंस वगैरह या फिर कोई फिजिकल केमिकल स्टिमुला वगैरह हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस जो है, जो कि हम लोग उसके बायोकेमिकल या सेलुलर चेंजेस होते हैं, उनको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, वो डायग्नोस्टिक होती हैं, और जो फंक्शनल चेंजेस है वो होती हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, अब है ये डायग्राम इसमें देख लें। इसमें हमें बताया हुआ कि ये नॉर्मल सेल है, होम्योस्टेसिस इसकी मेंटेन है, और अगर इस पर स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस ऐसी मतलब इंजरी होगी कि जो लीदल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में इसमें अडाप्टेशन हो जाएगी। अगर अडाप्टेशन फेल हो जाती है तो वो सेल जो है इंजरी की तरफ चले जाएगा। एक तो ये तरीका है सेल इंजरी का, और दूसरा ये कि इंजूरियस स्टिमुला आ रहा है जो डायरेक्ट सेल इंजरी कॉज कर रहा है। अब सेल इंजरी दो तरह की है, अगर तो वो अक्यूट और ट्रांजिएंट है ना, तो वो रिवर्सिबल इंजरी होगी, और अगर प्रोलॉन्ग्ड है और सवेयर है और प्रोग्रेसिव है तो वो हो जाएगी इरिवर्सिबल। उसमें होगी हमारे पास सेल डेथ बाय अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। अच्छा, अब इसमें ये टेबल है, इसमें हमें 4 कैटेगरीज बताई हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी अडाप्टेशंस वाली है। उसमें क्या होगा कि नॉन लीदल इंजूरी स्टिमुला आएगा जिसमें आल्टर फिजियोलॉजिकल स्टिमुला वगैरह। ठीक है, उसमें है इंक्रीज डिमांड और इंक्रीज स्टिमुलेशन से हाइपरट्रोफी या हाइपरप्लाजिया होगा। डिक्रीज डिमांड डिक्रीज स्टिमुलेशन से एट्रोफी, और क्रॉनिक इरिटेशन से हमारे पास मेटाप्लेजिया होगा। और फिर दूसरा हमारे पास सेल इंजरी जब होती है, जब जो स्टिमुला है वह वो इंजरी कॉज करता है, उसमें माइक्रोबियल इन्फेक्शंस हैं, केमिकल इंजरी है, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह। ठीक है, अक्यूट और ट्रांजिएंट के केस में जहाँ पे रिवर्सिबल इंजरी हो रही है उसमें दो तरह की चेंजेस होंगी, सेलुलर स्वेलिंग और फैटी चेंजेस। और प्रोग्रेसिव और सवेयर में जो है सेल डेथ होगी जिसमें नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस है। ठीक है, उसके अलावा मेटाबॉलिक अल्टरेशंस जब होती है ना, या जेनेटिक और एक्वायर्ड, उसमें क्रॉनिक इंजरी होती है, तो उसमें सेलुलर अक्यूमुलेशंस हो जाती है, इंट्रासेलुलर अक्यूमुलेशन। मतलब मेटाबॉलिक अल्टरेशन मतलब कि कोई एक कंपोनेंट जो है वो एक्सेस हो गया या जो कम हो गया, इस वजह से इंटरसेलुलर अक्यूमुलेशंस हो जाती है, कैल्सिफिकेशन। और क्यूमुलेटिव सब लीथल इंजरी ओवर लॉन्ग लाइफ स्पैन, यानी कि जिसमें सेलुलर एजिंग हो रही होती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं सेल इंजरी की डेफिनेशन सबसे पहले। ठीक है, इफ द लिमिट ऑफ अडाप्टिव रिस्पॉन्स आर एक्सीडेड, जैसे हमने अभी देखा है, इफ लिमिट ऑफ अडाप्टिव रिस्पॉन्स आर एक्सीडेड, और इफ इंजूरियस स्टिमुलाई cells are exposed to injurious agents or stress, deprived of essential nutrients, और become compromised by mutation। मतलब एक तो अडाप्टिव रिस्पॉन्सेज खत्म हो गया है, उसकी लिमिट खत्म हो गई है, इंजूरियस एजेंट आ रहा है, या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, या फिर कोई म्यूटेशन हो रही है, तो इसमें जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होंगे उसको हम कहेंगे सेल इंजरी। बाद में हम सेल इंजरी और फिर डेथ की तरफ चलेंगे, पहले हम अडाप्टेशंस देख लेते हैं। अडाप्टेशंस आर द रिवर्सिबल चेंजेस इन साइज, नंबर, फिनोटाइप और मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शंस ऑफ सेल। साइज, नंबर, फिनोटाइप, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और फंक्शन ऑफ सेल इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट, ये होती है हमारे पास अडाप्टेशन, और ये रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, हमारे पास हाइपरट्रोफी है, हमने पढ़ा है हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लाजिया है, मेटाप्लाजिया है, और हमारे पास है एट्रोफी। हाइपरट्रोफी क्या होता है? हाइपरट्रोफी जो है इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। ठीक है, अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं हाइपरट्रोफी की। हाइपरट्रोफी जो है हमारे पास दो तरह की होती है, फिजियोलॉजिक या फिर पैथोलॉजिक। ठीक है, फिजियोलॉजिक की हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसमें है स्केलेटल मसल हाइपरट्रोफी, और उसके अलावा यूट्राइन हाइपरट्रोफी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो स्केलेटल मसल्स है ना, उनमें जब एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसकी हार्मोन्स और ग्रोथ का स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से जो है ना साइज़ जो है उन सेल्स का इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे स्केलेटल मसल्स का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ये होती है स्केलेटल मसल हाइपरट्रोफी। इसी तरह यूट्रस में प्रेगनेंसी में जो है ना फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होती है, यूट्रस की हार्मोन इंड्यूस होती है, और ये भी हमारे पास हाइपरट्रोफी है, ये भी फिजियोलॉजिक है। और पैथोलॉजिक होती है हमारी हार्ट में। हार्ट में जब ओवरलोड होता है ना हाइपरटेंशन की वजह से, हीमोडायनामिक ओवरलोड की वजह से, उसमें हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, उसकी वजह या तो हाइपरटेंशन है या फिर फॉल्टी वेल्व्स हैं जो कि उस लोड को ना मतलब कर नहीं पा रहे हैं।
तो उसमें पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी हो जाती है हार्ट मसल्स में। आगे है मैकेनिज्म हाइपरट्रॉफी का, वो हम यहाँ से देख लेते हैं। जब ये होती है हमारे पास इंक्रीज वर्कलोड होता है तो उसकी वजह से जो है ना 3 तरह के फैक्टर्स जो है वो एक्टिवेट होते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जिसमें इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, ठीक है, और ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा है। उसके अलावा एगोनिस्ट या वेजो एक्टिव एजेंट्स वो एक्टिवेट होते हैं जैसे कि अल्फा एड्रिनर्जिक हार्मोन्स, एंजियोटेंसिन 2 वगैरह। और तीसरा जो मैकेनिकल टच रिसेप्टर्स है ना, सेंसर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं कि ये इनसे सिग्नल ओरिजिनेट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, और वो सिग्नल जो है ना वो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज होते हैं 2 हमारे पास, ठीक है। वो पाथवेज कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक है हमारे पास फॉस्फोइनोसिटाइड 3 काइनेज पाथवे और दूसरा हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे, ठीक है। फॉस्फोइनोसिटाइड 3 काइनेज पाथवे जो है मोस्टली फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी में एक्टिवेट होते हैं और जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे है वो हमारे पास मोस्टली पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी में एक्टिवेट होता है, ठीक है। अब ये दोनों पाथवेज क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं जिसमें GATA4 है और न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स है और ये हमारे पास है मायोसाइट इन्हेंसर फैक्टर 2, ठीक है। अब ये फैक्टर्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाते हैं जिससे मैकेनिकल परफॉर्मेंस, क्योंकि हाइपरट्रॉफी जो है ना मेनली हमारे पास उसका मैकेनिज्म यही है कि उसमें प्रोटीन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। एक तो ये प्रोटीन्स की प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टाइल की सिंथेसिस ज़्यादा करवा देंगे, मैकेनिकल परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी। प्रोटीन ज़्यादा होने से सेल का साइज़ बढ़ जाएगा, जिससे ऑर्गन का साइज़ बढ़ जाएगा, ज़्यादा सारे सेल इन्वॉल्व होंगे तो उसके अलावा वो वही ग्रोथ फैक्टर्स को दोबारा प्रोड्यूस कराएगी और वो मतलब पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है। और इसमें क्या करेगी कि हाँ एक और ये काम करती है कि एम्ब्रियोनिक जीन्स जो होती है ना हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर है, वो हमारे सिर्फ जो एडल्टहुड है ना उसमें सिर्फ एट्रिया में वो एक्सप्रेस होता है। तो जब इस तरह की हाइपरट्रॉफी होती है ना और उन केसेस में क्या होता है कि ऐसी प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं जो एक्स्ट्रा एनर्जी देती हैं ताकि वर्कलोड को ना कम किया जा सके। तो जो एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर है ना एम्ब्रियोनिक लाइफ में ऐसा होता है कि वो एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों में एक्सप्रेस होता है। तो जब हाइपरट्रॉफी होगी तो ये जो एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर है इसकी जो है एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो मैकेनिकल परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा हो जाएगी और वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि ओवरऑल इसमें यही हो रहा है कि यहाँ एक तो ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस ज़्यादा कर रहे हैं जिससे वर्कलोड कम हो रहा है और दूसरा जो है ना एम्ब्रियोनिक जीन्स को एक्टिवेट कर जिससे एम्ब्रियोनिक वो प्रोटीन्स और फैक्टर्स बन रहे हैं जो कि वर्कलोड को कम करने में और मैकेनिकल परफॉर्मेंस को ज़्यादा करने में हेल्प करते हैं। आगे हमारे पास हाइपरप्लाजिया आ गया, उसमें यह है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ, उसमें साइज था, इसमें नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गन एंड टिश्यू विच अंडरलाई डिजीज, ठीक है। ये भी 2 तरह की फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया, ठीक है। फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया में क्या होगा कि ग्रोथ फैक्टर्स हार्मोन्स, मतलब ये हार्मोन ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस होता है, ठीक है, जिसमें डिमांड ज़्यादा हो गई है या फिर फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ इंक्रीज फंक्शनल कैपेसिटी की ज़रूरत है तो वहाँ पे फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया होगा। इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके अलावा लिवर रीजनरेशन, जब वो उसकी डोनेट करते हैं अ पार्ट ऑफ लिवर तो उसमें दोबारा से रीजनरेट कर जाता है, वो भी फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया की एग्जांपल है। और बोन मैरो में भी जब वो कोई भी ब्लड सेल टाइप जो है वो कम हो जाते हैं ना तो बोन मैरो में जो है ना हाइपरप्लाजिया होता है, वो वाली सेल टाइप जो है ना उनके प्रोजेनिटर सेल जो है ना वो ज़्यादा बनते हैं। और पैथोलॉजिक हाइपरप्लाजियम, पैथोलॉजिक हाइपरप्लाजिया की भी हमारे पास वो होती है कि जब हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर जो है ना बिना ज़रूरत के मतलब एक्सेसिवली वो जो है ना प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया, इसमें क्या होता है कि जिस तरह हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें होता है कि 14 डेज तक एस्ट्रोजन लेवल होता है, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल आ जाता है। तो अगर ये इम्बैलेंस हो जाए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में तो ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसमें जो है ना एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। और दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंड्रोजन को हार्मोनल स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया हो जाता है। और ये जो हाइपरप्लाजियाज है ना, ये कैंसर को ना मतलब दावत देते हैं कि इस इन हाइपरप्लाजिया जिस ऑर्गन में हो रहा है ना, वो प्रोन होता है कि इसमें कैंसर हो सकता है। ठीक है। और हाइपरप्लाजिया जो है ना, सर्टेन वायरल इन्फेक्शन के केसेस में भी होते हैं। अब अच्छा, मैकेनिज्म पहले देख लेते हैं। मैकेनिज्म क्या है हाइपरप्लाजिया का? इसमें ये होता है कि ग्रोथ फैक्टर, हाँ, इसमें जो हमारे पास सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो या तो ये होगा कि मेच्योर सेल्स जो हैं उनकी प्रोलिफरेशन हो रही है, उनकी ज़्यादा डिवीजन हो रही है, नए सेल्स बन रहे हैं, या फिर जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, वहाँ से इंक्रीज आउटपुट होने लग पड़ते हैं। ठीक है। और जिस तरह के लीवर सेल्स में है, उसमें ये होता है कि जब उसका कोई डोनेट करता है पार्ट ऑफ लीवर, तो उसमें जो हिपेटोसाइट है वो रैपिडली डिवाइड करते हैं, नए हिपेटोसाइट्स बनाते हैं। लेकिन अगर कोई हेपेटाइटिस या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सेल्स जो है उनकी प्रोलिफरेशन इतनी नहीं हो रही है, तो उसमें अच्छा होता है कि स्टेम सेल्स जो मौजूद होते हैं लीवर में, वो जो है हिपेटोसाइट बनाते हैं। ठीक है। और अब यह है कि हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लाजिया दोनों ही जो है मतलब एक ऑर्गन का साइज बढ़ाने के लिए होते हैं। ठीक है। तो हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लाजिया अक्सर ऐसा होता है कि वो दोनों साथ हो रहे होते हैं, लेकिन जो सेल रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ना, उनमें हाइपरप्लाजिया होता है, और जो डिवाइडिंग नहीं होते ना इतने, उनमें हाइपरट्रोफी होता है, उसमें उनका साइज इंक्रीज हो रहा होता है। तीसरा हमारे पास एट्रोफी, ये होती है जब डिक्रीज डिमांड या डिक्रीज स्टिमुलेशन होती है। ठीक है। एट्रोफी इज डिफाइंड एज रिडक्शन इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर। ठीक है। इसमें सेल का साइज और नंबरिंग की कम हो रहा है, जिससे ऑर्गन का साइज कम हो रहा है। ठीक है। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, वही फिजियोलॉजिक है। तो फिजियोलॉजिक एट्रोफी में आ जाते हैं नोटोकॉर्ड और थायरोग्लोसल डक्ट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट में। और उसके अलावा पार्चुरेशन के बाद जो यूट्रस का साइज कम होता है, उसमें भी एट्रोफी होती है। ठीक है। पैथोलॉजिक एट्रोफी कौन कौन सी केसेस में हो सकती है, वो हम देखते हैं। उसमें वर्कलोड जब कम हो जाता है, जब मतलब बेड रेस्ट के बाद, या फिर बहुत ज़्यादा मसल्स को यूज़ नहीं करते, तो उसमें एट्रोफी हो जाती है। उसके अलावा लॉस ऑफ इनर्वेशन है, ब्लड नर्व सप्लाई नहीं पहुंच रही है, सिग्नल्स नहीं आ रहे उसके, तो उस ऑर्गन की टिश्यू की वहाँ पे एट्रोफी होती है। या फिर ब्लड सप्लाई कम हो रही है, वहाँ पे भी उसकी एट्रोफी होने लग जाती है। और न्यूट्रिशन कम आ रही है, तब भी एट्रोफी होती है। एंडोक्राइन स्टिमुलेशन, मतलब एंडोक्राइन स्टिमुलेशन ज़रूरी है, इनर्वेशन ज़रूरी है, ब्लड सप्लाई ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं होंगी तो उसकी वजह से किसी ऑर्गन या टिश्यू में, तो उसमें एट्रोफी हो सकती है। ठीक है। और प्रेशर की वजह से भी एट्रोफी हो सकती है। और इसके बाद हम चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी में। एट्रोफी में दो चीज़ें होंगी, एक तो प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, और उसके अलावा प्रोटीन की डिग्रेडेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। सिंथेसिस कैसे कम होगी, वो हम लोग करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ना सेल की, वो कम हो जाएगी, जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। ठीक है। और इसकी डिग्रेडेशन कैसे होती है, उबिक्विटिन प्रोटियासोम सिस्टम से। ठीक है। उसमें क्या होता है कि उबिक्विटिन प्रोटीन जो है ना, वो उबिक्विटिन लाइगेज के जरिए जो है वो प्रोटीन्स के साथ बाइंड करती है और एक प्रोटियासोम बना देती है, जिसमें उन प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन होती है। ठीक है। और ऑटोफेजी भी होती है। ऑटोफेजी जो होती है, उसमें क्या होता है कि सेल जो है अपने कंपोनेंट्स को ईट करता है, तो उसमें ऑटोफेजिक वैक्यूल बन जाता है जो लाइजोसोम के साथ अटैच होता है। लाइजोसोम जो है फिर उसको सारे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। लेकिन इस तरह जो है ना वो पूरा सेल, मतलब पूरे प्रोटीन्स जो है ना वो मतलब ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन अब कुछ रेजिडुअल बॉडीज रह जाती हैं, जिसमें लिपोफस्किन ग्रैन्यूल्स वगैरह आ जाते हैं, या फिर जिसकी वजह से वो ब्राउन एट्रोफी का सकते हैं, मतलब वो ब्राउन डिस्कलरेशन देते हैं उस टिश्यू को। ठीक है। अगला है हमारे पास मेटाप्लाजिया। मेटाप्लाजिया रिवर्सिबल चेंज इन विच वन डिफरेंशिएटेड सेल टाइप इज रिप्लेस बाय अनदर सेल टाइप। ये एपिथेलियल और मेसेनकाइमल टिश्यू में होती है। ठीक है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया की एग्जाम्पल्स हैं। उसमें है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब क्रॉनिक इरिटेशन होती है, तो तब जो उसकी हमारे पास कलमनार एपिथेलियम है ना, वो स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। क्योंकि वो उस जो स्ट्रेस होता है ना क्रॉनिक इरिटेशन का,
उसको विथस्टैंड कर सकती है इसलिए। और उसके अलावा हमारे पास स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है, एक्सक्रीटरी डक्ट ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स, पैंक्रियाज, बाइल डक्ट्स में जब उनमें स्टोन्स होते हैं। और इसके अलावा वही दोबारा से रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में होता है जब विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है, ठीक है, और उसमें हमारे पास है, अब हमारे पास कलमनार जो है ना, मतलब उसमें जो थी कलमनार एपिथेलियम स्क्वेमस में कन्वर्ट हो रही थी। एक ये हमारे पास बेरिट एसोफेगस है। इसमें क्या होता है कि इसोफेगस जो है ना वो उसकी स्क्वेमस एपिथेलियम होती है लेकिन वो कलमनार हो जाती है, और वो होती है किस वजह से, रिफ्लक्स गैस्ट्रिक एसिड के इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है, और जो यही है ना मेटाप्लेजिया ना, अगर ये ज़्यादा हो जाता है ना तो ये कैंसर की प्रीडिस्पोज करता है, मतलब इसमें कैंसर हो सकता है, क्योंकि मतलब जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल टाइप है ना जो दूसरी बन रही है जो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती, अगर वो ज़्यादा बनती है ना तो वो वहाँ पे कैंसर कॉज करती है। अच्छा, ये हम लोगों ने देख लिया था एपिथेलियल मेटाप्लेजिया, और उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया भी होता है जिसमें जो है बोन टिश्यू कार्टिलेज, टिश्यू कार्टिलेज या फिर एडिपोस टिश्यू वगैरह बनते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास मायोसाइटस ओसिफिकेंस, जिसमें मसल में जो है ना बोन टिश्यू बनने लग जाते हैं। ठीक है, आगे मैकेनिज्म है मेटाप्लेजिया का। मेटाप्लेजिया में ये नहीं होता कि जो पहले से ही मौजूद सेल है उनमें कोई चेंजेस आए। ठीक है, उसमें क्या होता है कि स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, या फिर जो जिन्होंने भी कन्वर्ट होना होता है उनकी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है और वो दूसरी सेल टाइप में डेवलप हो जाते हैं। या फिर ये होता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है ना मेसेनकाइमल टिश्यू में, अनडिफरेंशियल मेसेनकाइमल सेल जो कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होते हैं उनमें रीप्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग में जो है ना हमारे पास साइटोकाइन, ग्रोथ फैक्टर, मैट्रिक्स कंपोनेंट्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा जो है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी जो है ना उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि जो विटामिन ए है ना उसकी डेफिशिएंसी से हमारे पास रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में वो हो रहा था स्क्वेमस मेटाप्लेजियम। तो उसमें क्या होता है कि जो विटामिन ए है ना वो रेटिनॉइड रिसेप्टर्स जो होते हैं ना उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना सेल जो है वो स्क्वेमस बनते हैं, कलमनार नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने सेल इंजरी की डेफिनेशन कर ली थी कि जिसमें लिमिट्स ऑफ अडाप्टिव रिस्पॉन्सेज नहीं होती, ख़त्म हो जाती हैं, या फिर इंजुरी स्टिमुलस आता है, या मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाती है, या फिर उसमें कोई म्यूटेशन होती है तो जो हमारे पास सीक्वेंस इवेंट होता है उसको हम सेल इंजरी कहते हैं। ठीक है, अब सेल इंजरी के हमारे पास कॉजेज़ कौन कौन सी हैं, उसमें फिजिकल एजेंट्स हैं जिसमें टेम्परेचर एक्सट्रीम है, प्रेशर है, शॉक, रेडिएशन वगैरह। केमिकल एजेंट्स में जिसमें ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, या फिर टॉक्सिन मतलब हाई लेवल है किसी चीज़ का, और ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं, और जेनेटिक डिरेंजमेंट्स हैं जिसमें मतलब डायरेक्ट जो है ना डीएनए में चेंजेस आ जाती हैं, और उसके अलावा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हैं। ठीक है, आगे हम लोग करेंगे रिवर्सिबल इंजरी। अब हम सेल इंजरी पे आ गए तो रिवर्सिबल पहले पढ़ लेते हैं। रिवर्सिबल इंजरी जो है ना हमारे पास इसमें वो होता है कि सेल जो है दोबारा नॉर्मल सेल में कन्वर्ट होने की उसमें एबिलिटी होती है। ठीक है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में जो है ना दो तरह की चेंजेस होती हैं, सेलुलर स्वेलिंग और फैटी चेंजेस। ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग क्या होती है उसकी हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग में अगर ग्रॉसली देखे जाए तो क्या होता है कि पैलर हो जाता है, इंक्रीज अगर वेट ऑफ ऑर्गन बढ़ जाता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपी क्या कहते हैं उसमें हम देखेंगे तो हमें स्मॉल वैक्यूल्स नजर आएंगी सेल में। ठीक है, इस जो वैक्यूलर चेंजेस है ना उनको हम कहते हैं हाइड्रोपिक चेंज या फिर वैक्यूलर डिजनरेशन। ठीक है, और इसमें होगा कि सेल में यूजिनोफिलिक स्टेनिंग ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये वैक्यूल्स की वजह से। ठीक है, और जो